हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मिले हैं इस वीडियो में पॉलिनोमियल को समझने के लिए और ये बेसिक टू एडवांस तक का सफर रहेगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। फर्स्टली हम लोग देखें कि डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल का। ऑल्दो ये डेफिनेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक है क्लास 9th का ना, फिर भी हम लोग उसको समझते हुए चलते हैं पॉलिनोमियल एक्चुअली है क्या। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमें एक टर्म जानना है जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। I hope you all know about the algebraic expression. Algebraic expression simply क्या है, तो combination of variable and constant। ये combination है, combination of variable and constant। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें 2x प्लस 3 या 2x स्क्वायर प्लस 7, या और बात करें हम लोग तो 5x क्यूब माइनस 7x, या और बात करें हम लोग तो रूट अंडर x प्लस रूट 3 ना। ये सब क्या है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स के पावर कोई भी होल नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसमें वेरिएबल के नाम पे x लिखा हुआ है, x का पावर क्या है 1। यहाँ वेरिएबल है नहीं, अगर हम एज्यूम करना चाहें तो यहाँ पे x टू द पावर 0 दिखेगा। तो 0 और 1 दोनों होल नंबर का पार्ट है। इसका मतलब ये जो 2x प्लस 3 था वो एक पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल का सिंपल सा डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose all variable having power whole, जिसके पावर्स हों, जो वेरिएबल्स है उनके पावर अगर होल नंबर हो तो उसे हम क्या कह देंगे, सिंपली पॉलिनोमियल। और एक बात और ध्यान में रखना है कि वेरिएबल कांट बी एज डेनोमिनेटर, वेरिएबल डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करें 2/x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आंसर होगा हाँ। क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हमें पावर चेक करना है वेरिएबल्स की। तो यहाँ x का पावर 2 दिखा, यहाँ x का पावर 1 दिख रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेरिएबल डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हम इसे कन्वर्ट किए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 2 into x to the power minus 1 plus x square, that means it is not a polynomial। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या। अच्छा, मेनली हम लोग की जो कहानी है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को समझे, तो पॉलिनोमियल्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी चलता है और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी ना। तो अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये डिग्री का मतलब क्या हो गया, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा वही सिंपली क्या कहलाता है, डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर देखें 2x क्यूब प्लस 3x, इसमें देख रहे हैं x का पावर यहाँ 3 और यहाँ x का पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3। इसका मतलब इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। तो कंफ्यूजन, तो अगर डिग्री के बेसिस पे बात करें, ये सब पढ़ना है क्लास 9 में। अगर डिग्री के बेसिस पे बात करें तो बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे। जैसे हम चर्चा करें तो लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री इसकी कितनी, तो 1। बात करें दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी मिल रही है, तो 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी, तो 4। और भी है, जैसे अगर हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो यहाँ कांस्टेंट दिखेगा। इसके एग्जांपल की चर्चा करें तो जैसे 7, अब 7 में इनडायरेक्टली आपको दिख रहा है x का पावर क्या है 0 है, तो मतलब डिग्री कितनी थी 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। और एक और है, इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। जैसे बात करें कि एक टर्म है 0, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आंसर होगा हाँ। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे लिखा जा सकता है x टू द पावर एनी नंबर। तो यहाँ पर 0 का मतलब x टू द पावर 1 भी सही है, 0 इंटू x टू द पावर 2 भी सही है, सबका रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके डिग्री के बारे में सोचना पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ हर डिग्री
एप्लीकेबल है, इसलिए इसका नाम ही हो गया क्या, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का सिर्फ एग्जांपल क्या है, जीरो। अदरवाइज कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पावर 1 तो लीनियर, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 तो क्यूबिक, और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री। आप लोग को इस चैप्टर में मेनली फोकस करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसको फोकस करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड देयर रूट्स। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे डेफिनेशन से पता चल गया कि इसकी डिग्री कितनी थी, 2। एक टर्म मिलता है रूट, रूट्स कह लीजिए, जीरोस कह लीजिए, या फिर सॉल्यूशन कह लीजिए, सबका सिंपल सा मतलब सेम ही है। एक्चुअली है क्या, तो जीरोज बोले, रूट्स बोले, सॉल्यूशन बोले, ये सब वैल्यू ऑफ वेरिएबल है फॉर विच एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। ये सब क्या है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें पॉलिनोमियल है px, जो लिखा हुआ है x माइनस 4। अब आप समझिएगा कि x के जगह सर ऐसा क्या रखे कि ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि x की जगह अगर 4 रख दिया जाए तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये जो 4 था वो क्या बन गया, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मान लो px दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आप क्या देखिएगा कि x के जगह 2 भर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये भी जीरो दे दिया। फिर p इंटू माइनस 2 भर रहे हैं तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर से ये क्या दे दिया, जीरो दे दिया। इसका मतलब इसके कितने जीरोज मिले हमें, 2। अब कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल के भाई साहब कितने जीरोज होते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज एट मोस्ट उतने ही होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है ना। तो जैसे अगर बात करें इसके ज्यादा से ज्यादा रियल जीरोस की चर्चा की जाए तो मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 2, क्योंकि इसका नाम था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक रहता तो मैक्सिमम जीरोस कितने, 3। जैसे एग्जांपल देखे लीनियर पॉलिनोमियल, तो जीरोस सिर्फ कितने मिले, 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे रूट्स किसको कहते हैं या जीरोस किसको कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो। ये पूरा होल एक्सप्रेशन अगर जीरो बन जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कंफ्यूजन। अच्छा, फिर आगे फर्दर हम लोग और देखते हैं कि क्या समझना है हमें। अगर बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस c। क्या मतलब सर, ये a है, a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का सिंपली गुणज। कॉफिशिएंट जैसे जान रहे हैं, एक टॉपिक आप लोग का जनरली कॉफिशिएंट भी क्लास 9 का ही है, फिर भी अगर समझते हो चले। कॉफिशिएंट का सिंपल सा मतलब होता है गुणज। अगर एक्स स्क्वायर में जो मल्टीप्लाई हो रखा है वो गुणज होगा। सिंपली अगर आपसे पूछे इसमें 5x स्क्वायर में कॉफिशिएंट ऑफ 5x स्क्वायर, तो आंसर होगा 5। अगर पूछ दे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आंसर होगा 5। कॉफिशिएंट ऑफ कभी भी सिंपली कॉफिशिएंट ऑफ कोई भी टर्म बोल दे, या फिर इस एक्स स्क्वायर के जगह ये लिख दे एक्सप्रेशन, तब भी आंसर क्या होता, 5। लेकिन अगर आपसे ये पूछ देता कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सिर्फ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हमारा काम है इसको इलिबरेट किया, तो ये लिखा हुआ है 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। जिसका कॉफिशिएंट स्पेशली पूछा है उसको बंद किए, बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या बन जाता है, कॉफिशिएंट। कोई कंफ्यूजन? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये सब क्या है, तो a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। अगर आप बात करें हाउ टू फॉर्म अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाना है तो हमें सिंपली क्या करना है, पूरे एक्सप्रेशन को y मान लेना है। तो y इज इक्वल टू, जैसे एक एक्सप्रेशन लिखना चाहे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ना, ये पॉलिनोमियल है, इसको y मान लिया। अब सिंपल सा काम है, हिट एंड ट्रायल मेथड कह लीजिए या वैल्यू पुटिंग मेथड कह लीजिए। x के जगह आपने मन से कोई वैल्यू ले ली, हम लोग x के जगह भर लिए 1, तो जैसे x बराबर 1 भरते तो एक्सप्रेशन 1 प्लस 4 प्लस 3 मतलब 8, तो y का वैल्यू मिल गया 8। फिर x की जगह अगर कोई बच्चा 2 भर रहा है तो 2 भर रहा है तो 4 और 8 12 और 12 और 3 15। अगर कोई बच्चा माइनस का 2 भर रहा है तो यहां तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ -8 और यहाँ 3, तो 4 3 7 और -8, तो मतलब कितना मिला, -1।
जब भी आप कभी भी किसी ग्राफ को बनाए, ग्राफ को प्लॉट करें, तो एटलीस्ट आपको कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स लेने हैं या 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लेने हैं, क्योंकि जो 2 पॉइंट्स होता है तो 2 पॉइंट तो ऑलवेज क्या होता है, ऑन अ सेम लाइन, तो एक्चुअल प्रॉपर्टीज को हम लोग मिस कर देंगे ना अगर हम सिर्फ 2 पॉइंट बना ले, क्योंकि 2 पॉइंट कहीं भी लेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन दे देगा या लीनियर लाइन दे देगा। तो अगर बात करें ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, तो भाई ये साहब किस शेप का होता है, तो ये शेप होता है पैराबोला। किस शेप का रहता है, पैराबोला के शेप का रहता है। पैराबोला शेप का मतलब यू शेप, या ऊपर या नीचे ना। अच्छा, दूसरी बात, ये पॉइंट शेप्ड नहीं होता, इट इज स्मूथ। ये स्मूथ होता है, पॉइंट शेप नहीं होता है ना। पॉइंट शेप अगर हम बात करें तो जो लीनियर इक्वेशन वगैरह उनके ग्राफ पॉइंट शेप होते हैं, यहां आपको एक कर्व लाइन जैसी देखने को मिलेगी। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इसका ग्राफ कब ऊपर की तरफ ओपन होगा, कब नीचे की तरफ ओपन होगा। तो ऊपर की तरफ ओपन कब होगा, व्हेन साइन ऑफ ए इज पॉजिटिव, देन ग्राफ ओपन अपवर्ड ना, और सो ऑन। इफ द साइन ऑफ ए इज नेगेटिव देन ग्राफ ओपन डाउनवर्ड। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब हम लोग आते हैं ग्राफ पर, और टू आइडेंटिफाई द जीरोस। जैसा अभी आप लोग को देखे थे कि जीरोस क्या था सर, तो x का वैसा वैल्यू जिससे ये पूरा y का वैल्यू क्या आ जाए, x का वो वैल्यू जिससे y कितना हो जाए, 0। इसका मतलब यही हुआ ना कि एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। मतलब अगर हम देखें कि x का कोई ना कोई तो वैल्यू है, लेकिन y क्या है, 0। अगर इस पॉइंट को डिनोट करना चाहे तो ये ऑलवेज कहां पे दिखेगा, ऑन x एक्सिस। तो सिंपली कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल x एक्सिस को जहां जहां काटती है, एक्चुअली वही क्या थे, उसके जीरोस थे, और वही नंबर ऑफ जीरोस को भी बताता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें किसी भी ग्राफ को आप बनाए, तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं तो वो कुछ ऐसा दिख सकता है। क्या ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है या नहीं? अगर हम देखें इनमें से ये तीनों ग्राफ किसके हैं, पॉलिनोमियल्स के ग्राफ। क्या मतलब, तो सर ये तो एक जगह भी नहीं काटा, क्या इसके जीरोस नहीं है? तो सर इसके जीरोस है, और इसके जीरोस कैसे है, तो वो है इमेजिनरी। हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में समझा था इमेजिनरी नंबर वो थे जिसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो भाई इसके रियल जीरोस एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए वो नंबर लाइन पे हमें नहीं दिखे। इसके कितने जीरोस, 2। इसके कितने जीरोस, 2 ना। आप लोग का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें नंबर ऑफ जीरोस पे पूछा गया है कुछ क्वेश्चंस, आपको ग्राफ दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है नंबर ऑफ जीरो। जैसे एक एग्जांपल, अगर ऐसा कुछ ग्राफ है, पूछे नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब यहां बात हो रही है किसकी, रियल जीरोस की। तो 1, 2 और 3 ना। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने, 3। तुमसे पूछ दे भाई कौन सा पॉलिनोमियल, तो नाम बता देंगे। पॉलिनोमियल की चर्चा की है तो कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि 3 जीरोस किसके होते हैं, तो 3 रियल जीरोस किसके होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, और उसके ग्राफ पे बनने वाले क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। आपको ग्राफ दे रखा रहेगा, आपको पूछेगा कि जीरोस क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे हम पॉइंट लिख दें तो 3 0, यहाँ एक पॉइंट लिख ले तो -1 0, यहाँ एक पॉइंट लिख ले तो -3 0, तो आप कह दीजिएगा -3, -1 एंड 3 आर द जीरोस ऑफ, आर द रियल जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ बी नो अबाउट द जीरोस को हम लोग कैसे, या हाउ वी फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक तो तरीका था ग्राफिकल मेथड, जो आप लोग समझ गए ना, ग्राफ सिंपली ड्रॉ करना है, क्या करना है, x का वैल्यू अपने मन से डालना है, y का वैल्यू हम लोग निकालते रहेंगे ना, और उसी को जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे जहां पे वो काट देगा एक्स एक्सिस को, वही हमारा जीरो हो गया। दूसरे मेथड जिसका बहुत सारा यूज दे रखा है इस चैप्टर में, कि फैक्टराइज ना, फैक्टराइज द, अगर हम बात करें हाउ टू ऑब्टेन द रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमारे पास मल्टीपल्स मेथड है, उसमें से एक मेथड है फैक्टर ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है क्लास 9 का, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड फैक्टर। तो इफ x माइनस p इज द फैक्टर ऑफ px, देन p इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले कि x माइनस 3 से कोई गिवन पॉलिनोमियल px डिविजिबल है, दैट मींस 3 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ना। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मिल सकता है, कभी ऐसा दे दे 2x माइनस 3/2
क्या है तो फैक्टर है, फाइंड आउट द जीरोस, तो भेजेंगे उधर, क्या मिल जाएगा 3/2 प्लस में ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब इंटू 2, क्या मिल गया 3/4, ये क्या है हमारा जीरोस है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इस पे इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फर्दर आगे अगर हम लोग बढ़े, जीरोस निकालने से पहले जो आपको क्वेश्चन रहता है वो कुछ ऐसा रहेगा कि आपको जीरोस दे रखा रहेगा और कोई टर्म वेरिएबल के रूप में दे देगा। जैसे अगर एक नंबर की बात करें, बोल दिया कि एक पॉलिनोमियल है px x² प्लस kx प्लस 4, इफ इट्स zeros is 3 then find the value of k, find the value of k ना। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमसीक्यूज में जरूर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको कोई एक जीरोस दे देगा, एक पॉलिनोमियल दे देगा और एक वेरिएबल रख देगा ना। इसके भी कई स्टेप्स हैं, जैसे अभी फिलहाल के लिए एक जीरोस दे रखा है तो एक वेरिएबल, अगर दो जीरोस दे देगा तो दो वेरिएबल भी दे सकते हैं। हम दो लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, देन उसको सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हम लोग निकालते तो x की जगह कितना भर दे रहे थे, और 3 भरने पे पता है इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 0। तो 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस क्या 4, यहाँ मिला 9 प्लस 3k प्लस 4 बराबर 0। तो 3k बराबर 13, उधर गया माइनस का 13, तो k इज इक्वल टू -13/3, ये वैल्यू मिल गया किसका, तो k इज इक्वल टू क्या मिल गया -13/3। कोई कंफ्यूजन? आई होप इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे जिसमें वेरिएबल टर्म मिसिंग होगा और आपको जीरोस पता होगा तो जीरोस आप वेरिएबल टर्म को निकाल लेंगे। अब आते हैं हम लोग जीरोस को फाइंड आउट करना। तो जीरोस को निकालने के लिए, अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में दो जीरोस है तो दोनों जीरोस का एक अपना अपना नाम रख दिया गया। जो पहला जीरो है उसको अल्फा कह दिए एंड जो दूसरा जीरो है उसको बीटा कह दिए। तो हाउ वी फाइंड आउट द अल्फा एंड बीटा, किस मेथड से, तो फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। या यूं कह लें कि अगर हम फैक्टर पता कर लेंगे तो बड़ा आसान था जीरोस निकालना, इसलिए हमारा प्रयास है फैक्टराइजेशन करना। और फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड है, जिसमें अगर हम बात करें यूज ऑफ फार्मूला की कर सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन्स लिया जा सकता है, और एक टर्म है मिड टर्म स्प्लिट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिड टर्म स्प्लिट, और आप लोग को जो समझना है वो मेनली फोकस करना है मिड टर्म स्प्लिट पे। और भी बहुत सारे मेथड, जैसे अगर हम लोग कॉमन लेना पूछे कि 2x प्लस 4 है, व्हाट इज द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इसमें दिख रहा है 2 कॉमन, तो x प्लस 2 हम ले लिए। अगर इस पूरे को हम जीरो मान लें, सपोज इस पूरे को जीरो मान लें, तो तभी पॉसिबल है ना, या तो ये पार्ट जीरो चाहे ये पार्ट जीरो, ये तो दिख रहा है कि जीरो ही नहीं है, तो यही बन सकता है जीरो। तो लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x बराबर मिल गया -2। जो हम लोग देख रहे थे कि x की जगह -2 भर रहा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जा रहा है 0। इसका मतलब इसके एक जीरोस थे, वो भी क्या था -2। तो आते हैं हम लोग मिड टर्म स्प्लिट करना ना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9th में आप लोग सीखे होंगे, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। मेनली इस क्लास में 10th में जो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है वो कुछ इरेशनल्स नंबर दे देते हैं कोफिशिएंट्स में लिख के ना, वहां थोड़ा मोड़ा बच्चे को दिक्कत होती है। पहले हम लोग बेसिक्स को समझते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म था क्या, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, फर्स्टली फाइंड द ac, क्या निकालना है ac, पहला काम है ac। ac का मतलब a इंटू c, then find the two factors of AC such that their sum or difference is equal to, their sum and difference is equal to b। किसके बराबर मिल जाए? सिंपल सा काम है, हमारा काम क्या है, AC को फैक्टराइज करना और उसके सम किसके बराबर है, सम या डिफरेंस किसके बराबर आ जाना चाहिए, b के बराबर। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कब सब कम डिफरेंस। जैसे अगर हम बात करें कि इफ AC जो है, AC है अगर ये पॉजिटिव है, अगर AC मतलब दो नंबर है A है और C है, इनको मल्टीप्लाई कर रहा पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है और दो नंबर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके b लाना था। अब बताइए कि हमें यहाँ रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, मतलब दो नंबर होने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आए। इसका मतलब बोथ फैक्टर हैव क्या, सेम साइन, उनके साइन तो सेम होंगे ना। जैसे अगर बात करें कि मान लो दो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है, तो दो ही ऑप्शन है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। और दोनों केस में अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, हमें जो एक ही काम b का जो फॉर्मेशन हो रहा है, b इज ऑब्टेन बाय एडिंग, उनको क्या करके
ऐड करके ही निकाला जा सकता है। b को हम सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकाल सकते क्योंकि दो साइन लेना था, दो नंबर्स लेना था, दोनों के साइन मजबूरी हो गई कि दोनों के साइन क्या रखने होंगे सेम। अगर हम लोग अलग ले लेते हैं, कोई माइनस ले ले, कोई दूसरा प्लस ले ले, तो फिर हमारा ये पॉजिटिव नंबर नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम आए, जैसे एक नंबर मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, तो यहाँ पे सर a इज इक्वल टू कितना 1, c इज इक्वल टू कितना 6, ac निकाले तो 6 आया। अब 6 के कई सारे फैक्टर, जैसे एक 6 इंटू 1 है, एक 2 इंटू 3 है। अब हमारा काम है सर 5 लाना है। कोई के बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये भी तो लिया जा सकता है क्या 6 इंटू 1, अगर इसको हम घटा दें 6 माइनस 1 तो काम चल जा रहा है, 5 आ जा रहा है। अच्छा माइनस ही 5 लाना है तो इसको माइनस और इसको प्लस में ले लेंगे, हमारे पास माइनस 5 आ जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा -6 इंटू 1 तो ये दे रहा है -6, जबकि आपको सिर्फ कितना चाहिए था 6 ना। वही अभी हम लोग समझे कि जब हमें हमारा जो AC का साइन क्या था पॉजिटिव, दैट मींस बोथ फैक्टर हैव अ सेम साइन, दोनों फैक्टर का साइन सेम लेना होगा। इसका मतलब 6 और 1 पेयर हम लोग नहीं ले सकते, हमें क्या लेना होगा 2 और 3। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ना। तो देन हम लोग लेते हैं इसके फैक्टर, क्या मिला तो देखा जाए। तो सर हमें दो नंबर मिल गए, एक 2 था और एक 3 था, लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 6। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने पर -5x और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6। x कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 2, यहाँ -3 कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, दूसरा बच गया x माइनस 3। फिर इज इक्वल टू, अगर ये 0 रहता तो इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x बराबर 2, एंड इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x बराबर 3। तो हमें दो जीरोस मिले, एक था +2 और दूसरा था +3। तो कंफ्यूजन, तो मिड टर्म स्प्लिट आई होप आप लोग कर पा रहे होंगे। क्या मिड टर्म स्प्लिट? मिड टर्म स्प्लिट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, तो पहला काम है सर AC निकालना है, और देन AC निकालना है और उसके बाद हमें AC के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसको जो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर वो B के बराबर हो जाए। ऐड करने पर, कब ऐड करने पे B के बराबर हो, देखे जब AC का साइन पॉजिटिव था, अगर AC का साइन नेगेटिव हो जाता तो हमें सब्ट्रैक्ट करके उसे B के बराबर लाना पड़ता। अच्छा जहां बच्चे लोग फंसते हैं ना, वो कुछ ऐसे नंबर देखने को मिलते हैं। मान लो एक नंबर मिल गया √3x² प्लस 5x प्लस 2√3। अब फिर समझिए यहाँ a बराबर क्या, तो सर a बराबर √3, b बराबर क्या तो 5 और c बराबर कितना तो 2। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप कोफिशिएंट लिखते हैं तो कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज रिटन विद देयर साइन। यहाँ पर a का साइन पॉजिटिव था इसलिए +√3 लिया गया है, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम लोग -√3 लेते हैं। अच्छा तो काम क्या था सर, काम था हमारा AC निकालना। AC के लिए √3 इंटू 2√3 किए तो मल्टीप्लाई किए √3 इंटू √3, 3 2 जा 6, मतलब AC का वैल्यू फिर से क्या है 6, और 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो 5 है। फिर मिला 6 और 1, क्या हम लोग 6 और 1 से काम चलाएंगे? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि सर ये मल्टीप्लाई करने पे -6 देगा, हमें जरूरत थी +6 की। तो हम जो दूसरा फैक्टर लिए वो क्या लिए 2 और 3 ना। तो फर्दर इसको अब हम लोग कर सकते हैं स्प्लिट। तो हमारे पास फैक्टर मिल गया 2 और 3, तो नंबर मिला √3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2√3। एक चीज आप लोग को पता होगा, 3 का फॉर्मेशन, 3 कैसे बन रहा है, तो सर √3 इंटू √3, दैट मीन्स हर 3 में एक √3 कॉमन है, और 3 में से अगर कोई बच्चा √3 कॉमन लेगा तो बच जाएगा ना, क्या बच जाएगा √3। तो यहाँ दिख रहा है कॉमन, एक तो x कॉमन है, साथ में √3 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ कॉमन ले लिए √3x। पहले वाले में सिर्फ क्या बचा तो x, दूसरे वाले में क्या बचा तो √3। अब समझिएगा, एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं आप लोग को कि पहला काम तो आप लोग फैक्टर ले लीजिए, दूसरा काम हमारा क्या है कि यहाँ पर वही नंबर दिखना चाहिए जो यहाँ मिले, ताकि फर्दर हम उस दोनों में कॉमन ले पाए ना। आप लोग यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि सर इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन ना, लेकिन आपके लिए हिंट था कि आप हमेशा क्या कीजिए कि इस पार्ट को दोबारा लिख लीजिए। दोबारा लिख देने का मतलब x प्लस √3 हम लिख लिए। अब दिमाग लगाए, सोचे, क्या सोचे कि सर यहाँ ये तो फिक्स था ना कि यहाँ बचना है, क्या बचना है x प्लस √3 ही बचना है। अब सोचेंगे कि यहाँ x कब बचेगा, तो दिख रहा है यहाँ साफ हमें दिख रहा है कि x यहाँ तभी बचेगा जब इसमें से क्या कॉमन ले 2। तो ये तो कंफ्यूजन होता है ना कि सर हम क्या कॉमन ले बाद वाले पार्ट में, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा अगर आप इस तरीके से बनाए कि यहाँ पहला पार्ट में जो मैक्सिमम चीजें हो सकती थी वो कॉमन ली, दूसरे पार्ट में इसको पहले रिपीट कर दिए ना, और फर्दर हमें जो चीजें दिख रही होंगी कॉमन हो सकती हैं उन्हें निकाल ले। तो यहाँ से नंबर मिल गया √3x प्लस 2 और एक फैक्टर x प्लस √3। यहाँ से इफ √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2/√3, और अगर इससे चले इफ x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 देन x बराबर -√3। आई होप आप लोग समझ गए होंगे टू फाइंडिंग अ रूट्स।
अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसमें बीच में इरेशनल नंबर आ जाए। ये भी आसान था ना, दोनों इरेशनल नंबर थे, हमारे नीचे इरेशनल नंबर का काम नहीं है। अगर एक एग्जांपल ले लें हम लोग जिसमें बी इरेशनल नंबर में दे रखा, फिर क्या करेंगे ना, बच्चे लोग इसी में फंसते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना इस बात को, बड़ा आसान रहेगा, आप लोग इजीली समझ पाइएगा। जैसे हम लोग देखिए एक नंबर ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5√2 एक्स, और जो दूसरा नंबर ले लिया जाए 3√2 और 2√2 6 12 ना, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग 12। अब दिमाग को क्या देख काम दिया, हमारा काम था सर हमेशा क्या निकालते हैं, एसी। एसी कितना निकल गया 12। अब कॉन्सेप्ट है कि सर इस 12 का ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, आई होप अभी तक आप लोग बता सकते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो आंसर होगा सर सिर्फ और सिर्फ ऐड। क्यों? क्योंकि सर एसी का साइन क्या है, पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, तो जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वो किसके बराबर आ जाए, 5√2। अच्छा, इरेशनल नंबर की तरफ हम लोग दोबारा लौटते हैं। एक बात बताइए हमें कि अगर हमें दो इरेशनल नंबर को ऐड करना है या रैशनल नंबर जो भी, हम रिजल्ट में चाहते हैं रिजल्ट में जो क्या मिले, 5√2 मिले। यही तो जान रहे हैं कि रिजल्ट में हमारे पास क्या मिले, 5√2। तो क्या है कि वैसे ही इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके इरेशनल नंबर पार्ट क्या हो, सेम। फॉर एग्जांपल अगर लिखा रहता 3√3 प्लस 4√2, क्या इनका एडिशन होगा? तो आंसर होगा नो ना। इसे हम सिंप्लीफाई फिलहाल के लिए जो सिंपल मेथड है उससे नहीं कर सकते। अच्छा, फिर देखें तो अगर ऐसा रहता 3√5 प्लस 2√5, तो हाँ सर आंसर हो जाएगा क्या? तो जब इरेशनल नंबर सेम रहते हैं, सेम पार्ट रहता है, तो हम कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो भी दिया हो सब। तो यहाँ मिल गया 5√5। तो एक चीज क्लियर है कि रिजल्ट में अगर हमें √2 चाहिए एज ए इरेशनल पार्ट, तो दोनों नंबर में क्या लगा होना चाहिए, √2। तो मजबूरी हमारी फिर हो गई, क्या मजबूरी हो गई कि इसके फैक्टर आप सर चाहे जो कुछ ले, लेकिन एक बात तो फिक्स है, एक बात फिक्स है कि दोनों तरफ क्या लगा होना चाहिए, √2। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, दोनों तरफ √2 लगाना चाहिए, मतलब हम भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए इसके आगे क्या लिखे या नहीं लिखे, लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा क्या मिल जा रहा है, 2। हमें मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 12। तो 12 लाना था मल्टीप्लाई करके, पहले से मजबूरी हो गई, क्या ला पाए, 2। तो अब और क्या बचा लाने के लिए, 6। तो हम लोग जो फैक्टराइज करेंगे वो किसको फैक्टराइज करेंगे, 6। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ पाया तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात ले ले, सपोज कि b का वैल्यू ले लिया जाए 7√3, b का वैल्यू ले लिया जाए 7√3, और जो ac का वैल्यू था वो हम लोग ले लेते हैं 36, ac का वैल्यू ले लेते हैं 36। अब समझिएगा कि सर यहां फिर से दो नंबर लेना होगा, जिसको मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट कितना आना चाहिए, सॉरी जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, रिजल्ट कितना आना चाहिए, 7√3। तो मजबूरी है सर, क्या मजबूरी है, दोनों तरफ क्या लिखना होगा, दोनों तरफ क्या लिखना होगा, √3। अगर दोनों तरफ √3 लिख रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट तो पहले ही से कितना आ चुका है, 3। हमें कितना लाना है, 36। इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ बचा है फैक्टराइज करना, किसको, तो ओनली 12 को, और 12 का ही एक्स्ट्रा फैक्टर लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है, सेम ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ना। जैसे फिर हम लोग यहाँ बनाते तो हम लोग को चाहिए कितना था सर, तो 5 चाहिए, क्योंकि √2 तो हम लोग ला चुके। क्या √2 लाने के लिए दोनों तरफ क्या लगा दिए, √2। अब ये 5 लाना है, और बचा किसको फैक्टर करने के लिए, सिर्फ 3 को। 6 का फैक्टर क्या हुआ, 3 × 2, जिससे हमें 5 मिल जा रहा है। तो हमारे पास नंबर बन गया x² प्लस 3√2x प्लस 2√2x प्लस 12। x कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 3√2 प्लस, अब जैसे तुमको हम बताया, तुमको क्या बताया कि सर ये पूरी बात यहां लाके लिख देनी है, पूरी बात यहां से उठानी है और ये लिख देनी है। देखिए इसका फायदा ये कि आप एक सेकंड के लिए हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए कि सर इसमें हम कॉमन क्या लें ना। हो सकता है कोई बच्चा 2 कॉमन लेना चाहे तो उसको दिखने लगेगा √2x प्लस 6, या हो सकता है कोई बच्चा 2√2 ले ले ना। तो फिर इससे बचने के लिए इसीलिए हमने कहा कि जो बातें यहां बच जा रही हैं वही पहले लिख दीजिए। तो हम यहां लिख देते हैं जैसे x प्लस 3√2। अब सोचे कि कॉमन ले रहे, सर ये x बचा हुआ था कितना, 2√2x, दैट मींस इसमें से कॉमन ले लिए होंगे आप, कितना कॉमन ले लिए होंगे, 2√2। तो कंफ्यूजन मन है फर्दर आपको चेक करने का, इन दोनों को प्रोडक्ट करके चेक कर सकते कितना आ रहा है, 12 ना, 2 3 जा 6 और √2 × √2 2। ठीक, अब देखो कॉमन दिख रहा है दोनों में, x प्लस 3√2 इंटू x प्लस 2। यहां से इफ इट इज अ 0, अगर ये चीज क्या हो, 0 हो, देन x बराबर मिल गया -3√2, और यहां से x बराबर क्या मिल गया, -2। तो कंफ्यूजन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी रूट वाले नंबर को का मिड टर्म स्प्लिट करना सिंपल सा काम था। क्या करना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें एक और एग्जांपल की, जैसे एक नंबर ले लिया गया x² माइनस का 7√3 या √5 भी ले लिया जाए, -7√5 और
यहां ले लिया जाए 60, एक नंबर ले लिया हम लोग 60। अब करना है सर मिड टर्म स्प्लिट। किसको मिड टर्म स्प्लिट करना है? 60 को। क्या एक्चुअल में 60 को करते हैं? करते, लेकिन हमें देखते हैं कि हमें क्या जरूरत है। तो हमें जरूरत है सर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7√5 क्या मिलना चाहिए? 7√5 सॉरी -7√5। एक चीज आप क्लियर है, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी तक आपको पता होगा कि सिर्फ ऐड करना होगा तो सब्ट्रैक्ट आंसर मिलेगा। ऐड क्यों? क्योंकि सर AC है, AC क्या है? पॉजिटिव। दैट मींस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑप्शन है ऐड करने का, और मतलब दोनों के साइन को क्या रखने का? सेम। तो अगर देख रहे हैं कि सर √5 तो वहां तभी मिलेगा जब दोनों तरफ क्या लिखा? √5। अगर √5 हम दोनों तरफ लिख रहे हैं, दैट मींस इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का ही प्रोडक्ट क्या दे दिया? 5। तो 5 तो हमारे पास पहले से आ चुका है, हमें लाना कितना था? 60। तो बताइए 65 में ऐसा और क्या मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिल गया 12। मतलब हमें फैक्टर किसकी करनी है? 12 की, और जिसका फैक्टर किसके बराबर हो? 7। तो 12 का फैक्टर मिल गया 3 into 4 ना। तो फिर हम लोग को माइनस में चाहिए था, इसलिए दोनों नंबर नेगेटिव ले लिए। x² माइनस 3√5x माइनस 4√5x प्लस 60 कॉमन दिख रहा है क्या? तो x, तो x माइनस 3√5। फिर से सर ये बात एज इट इज उठा के पहले ले जाइए, 3 x माइनस 3√5। अब देखिए कि सर ये पूरा x था, यहां से आप x लिख दिए, मतलब ये पूरी बात कॉमन नहीं होंगे। मतलब कॉमन क्या ले लिए होंगे? -4√5। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो x माइनस 3√5 और इधर दूसरा नंबर मिलेगा x माइनस 4√5। यहां से x बराबर मिल गया 3√5 और यहां से x बराबर मिल गया 4√5। तो कंफ्यूजन? तो मिड टर्म स्प्लिट करना आप लोग को आ गया होगा। हम लोग इस वीडियो को फिलहाल यहीं रोकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये रूट्स निकालना आप लोग ट्रिकी मेथड से सीख पाए, आप लोग बोर्ड में तो यूज नहीं कर सकते। हाँ, ऑल्दो अगर एमसीक्यूज में आ रखा है रूट्स बताना है तो आप बता सकते हैं, या ये आपके इस काम में आ जाएगी, हेल्प करेगी कि आपको आंसर पहले से पता हो, सो दैट आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।